हिसाब किताब का वक्त, आत्मनिर्भरता का मोदी मंत्र, बटुआ साधेगा विरोध, शिवराज का मनी मंत्रा, बजट करेगा बैलेंस। किसी भी राज्य का बजट हिसाब किताब का दस्तावेज ही नहीं बल्कि उससे बहुत ज्यादा होता है। और जहां तक एमपी का सवाल है तो इस बार का बजट काफी अहम माना जा रहा है। एक तो कोरोना काल में बुरी तरह से अस्त व्यस्त हुई अर्थव्यवस्था को संभालना है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस सरकार गिराकर अपनी सरकार बनाने की कवायद में अस्त व्यस्त हुए सियासी समीकरणों को भी साधना है। लिहाजा इस बार के बजट पर इकोनॉमी के साथ साथ पॉलिटिकल इफेक्ट भी भरपूर देखने को मिलेगा। हालांकि बीजेपी का कहना है कि इस बजट के जरिए प्रदेश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की भरपूर कोशिश होगी। बहुत अच्छा आ रहा है आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का, बहुत अच्छा आ रहा है आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का। सियासत की नब्ज समझने वाले भी मानते हैं कि इस बार बजट के जरिए अर्थव्यवस्था के साथ साथ सियासत को भी साधा जाएगा। शिवराज सरकार की पहली कोशिश बजट में आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के कॉन्सेप्ट को शिद्दत से लागू कर केंद्र और पीएम मोदी के सपनों को पूरा करने की कोशिश होगी, तो वहीं मौजूदा सरकार में कांग्रेस से आए विधायकों को एडजस्ट करने के चक्कर में बिगड़े क्षेत्रीय संतुलन को भी साधने की कोशिश की जाएगी। महाकौशल और विंध्य के हिस्से कुछ बड़े प्रोजेक्ट आ सकते हैं। वहीं SC/ST वर्ग के लिए बड़ी योजनाएं लागू करके जाति समीकरणों को भी साधा जाएगा। और शायद सरकार की इस मंशा को असंतुष्टों और कांग्रेस ने पहले से ही भांप लिया है। बिंद में बरगी का पानी जाना चाहिए, बिंद में बाण सागर का पानी जाना चाहिए, बिंद में खजुराहो से सतना, सतना से रीवा, रीवा से सीधी की सड़कों को ठीक किया जाना चाहिए। बिंद में दवाई की व्यवस्था, पढ़ाई की व्यवस्था, खेल कूद की व्यवस्था, ये तमाम चीज़ें होना चाहिए। हमारी जो मांग है किसी को स्पीकर बनाना या मंत्री बनाने की नहीं है। हमारी जो मांग है बिंद के पुनर्निर्माण की है और बिंद का मुख्यमंत्री बनाने की है। हम लोग निश्चित ही अभी बजट के ऊपर बात करेंगे, पर उनका नजरिया और उनकी कथनी और करनी का अंतर हमको अभी से दिख गया है कि आदिवासी को कुछ देने वाले नहीं है, पर आदिवासी के नाम से राजनीति करने की बात कर रहे हैं। तो निश्चित ही हम लोग चुप बैठने वाले नहीं हैं। निश्चित ही उनको कहेंगे कि हमारा जो आदिवासी विभाग यथावत रहे, 89 ब्लॉक हमारे यथावत रहे, हमारे एजुकेशन का जो सिस्टम है वो भी बना रहे। यही हम सरकार से मांग करेंगे। जाहिर है एमपी का इस बार का बजट बैलेंस का बजट होगा, जिसके जरिए अर्थव्यवस्था ही नहीं बल्कि सियासत को भी बैलेंस करने की कोशिश की जाएगी। वैसे भी कोरोना काल में सरकार के लिए बजट किसी बड़े चैलेंज से कम नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और हमारा आज का मुद्दा है बजट करेगा बैलेंस। बहुत ज़रूरी है सर, बजट अगर बैलेंस ना हो तो आप हम सब जितने भी लोग हैं सबके जीवन में असंतुलन हो जाता है। तो इसलिए बजट सिर्फ अर्थव्यवस्था का ही नहीं होना चाहिए, जीवन की शैली का भी एक बजट होना चाहिए कि आपको कब क्या कितना खर्च करना है। मतलब इसको आप इस तरह समझिए कि आपके व्यक्तित्व के जो मनोभाव हैं, गुस्सा, नाराज़गी, उत्साह, इन सब की भी बजटिंग होनी चाहिए सर। इन सब का भी रेगुलेशन होना चाहिए कि कब कहाँ कितना किफ़ायत से खर्च करेंगे आप। बजट जब से वेट रिजिम लागू हुआ है तब से राज्य सरकारों के पास टैक्सेशन के जो पावर्स होते थे, पहले जो शक्तियाँ होती थीं, वो शक्तियाँ बहुत सीमित हो गई। तो आप कमोबेश ये कह सकते हैं बेहिचक कि अब राज्यों के बजट का आकर्षण वो नहीं होता जैसा आज से लगभग 1.5 दशक पहले हुआ करता था, जब राज्यों के पास टैक्सेशन के पावर होते थे और टैक्सेशन शिथिल करने की भी शक्तियां उनके पास होती थी। अब दरअसल केंद्र के बजट का राज्य सरकारें इंतज़ार करती हैं, क्योंकि वहाँ वो प्रोविजंस देखती हैं और उसके बाद अपनी मर्यादा और सीमा के भीतर कई बार, माफ़ कीजिएगा, अगरबत्ती पर टैक्स हटा लिया जाता है या बढ़ा दिया जाता है। सुतली और बिजली के जो बल्ब हैं, लट्टू, उन पर थोड़ा बहुत घटत बढ़त कर दी जाती है। और इसी तरह की चीज़ों से ये संतोष दिखाने की कोशिश होती है कि भैया हम भी कुछ कर तो सकते हैं। लेकिन फिर भी पेंडेमिक इरा के बाद, कोरोना काल के बाद ये बजट है और इस बजट से हम ये तो ज़रूर देखेंगे कि सरकार की प्रायोरिटी और सरकार का फोकस किस सेक्टर पर कितना है। जैसे हम उम्मीद करेंगे कि हेल्थ सेक्टर पर अधिक निवेश की बात होगी, क्योंकि कोरोना ने हम सबका ध्यान स्वास्थ्य की तरफ खींचा है और हमने बहुत अच्छी लड़ाई लड़ी है कोरोना से।
और अब जबकि वैक्सीन्स की बारी है तो हम ज़रूर देखना चाहेंगे कि क्या हेल्थ सेक्टर में हमारी ग्रोथ कितनी हुई है। और दूसरी महत्वपूर्ण बातें जो छिड़ी हुई हैं मध्य प्रदेश में कि वो एरिया जहाँ से अच्छा रेवेन्यू आता है वहाँ सरकार क्या कुछ और फैसले ऐसे करती है कि उससे उस पर कोई प्रभाव पड़े, सकारात्मक या सकारात्मक नहीं भी, ये देखने की बात होगी। आज इसी पर हम बात करेंगे। मिलिए उन मेहमानों से जो हमारे साथ हैं। हमारे साथ दो सीनियर लीडर्स हैं बीजेपी कांग्रेस के। आशीष शर्मा जी हैं, विनय सक्सेना जी हैं। दोनों अपनी अपनी पार्टी के विधायक हैं, प्रखर हैं, अपनी अपनी शैली के धनी हैं और अपनी अपनी पार्टी के आला नेताओं के प्रिय पात्र भी इसीलिए हैं कि भविष्य की उम्मीदें भी उनके साथ आगे बढ़ रही हैं। सुशील शर्मा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक। सुशील जी, आप ही से एक छोटी टिप्पणी लेकर मैं आगे बढ़ता हूं। बजट को लेकर बहुत अनुमान और बहुत संभावनाएं और बहुत उम्मीदें लगाना तो उचित नहीं होगा, लेकिन फिर भी एक दिशा मध्य प्रदेश की 1 साल की ये बजट हमें बताएगा। किस तरह देखते हैं आप? देखिए, जिस तरीके का पिछला साल बीता है, कोरोना काल में जो है आर्थिक गतिविधियां लगभग ठप्प जैसी हो गई थी। आप चाहे राजस्व के जो आकलन किया गया था वो उस आकलन से बहुत पीछे का जो है आपको जो है आय प्राप्त हो रही है। तो मुझे लगता है, देखिए, जब ऐसा समय हो तो तब कड़वी दवाई जो है आपको जो है कहीं ना कहीं देनी पड़ेगी। मुझे लगता है कि अगर सरकार को जनता को सीधे लाभ देना है तो मुझे लगता है कुछ विकास की गतिविधियों को आप रोकिए, क्योंकि जनता, देखिए, मध्यम वर्ग है, निम्न वर्ग है और बीपीएल परिवार है, तो सबको आपको कुछ ना कुछ अगर सीधे बेनिफिट नहीं देंगे तो बहुत ज़्यादा जो है दिक्कतें और बढ़ने की संभावना है। इसलिए मेरा ये मानना है, जो मैं समझ पा रहा हूँ, कि आपको विकास की जो गतिविधियां हैं वो भले रोक दीजिए, लेकिन आज की परिस्थितियों में आम आदमी को सीधी राहत चाहिए। वो सीधी राहत सरकार कैसे दे सकती है, इस पर अगर फोकस होगा बजट में तो मुझे लगता है जनता के लिए भी खुशी की बात होगी कि जनता इस महंगाई के दौर में, सब चीज़ें बहुत महंगी हो गई है, आप विकास की गतिविधियां करेंगे, उससे जनता को सीधे लाभ तुरंत नहीं होना है। इसलिए कम से कम 1 साल ऐसा बजट होना चाहिए जो जनता को सीधे लाभ पहुंचाए, जनता की जेब में सीधा पैसा पहुंचाए। आशीष जी, सीधे लाभ की उम्मीद जताने की तरफ बढ़ते नजर आए हैं हमारे साथी वरिष्ठ पत्रकार। आप किस तरह आप देखते हैं कि क्या ये बजट कुछ बड़ी घोषणाएं इस तरह की ला सकता है, चाहे वो पेट्रोलियम डीजल पदार्थ हों या फिर मध्य प्रदेश में शराबबंदी की भी बात है, मैं उसकी तरफ तो नहीं जाऊंगा क्योंकि वो एक अलग विषय है, लेकिन पेट्रोलियम डीजल पदार्थों की कीमतें, ये एक बड़ा मसला ज़रूर बनता हुआ नज़र आया है। किस तरह की उम्मीद आप भी रखते हैं, एक आम नागरिक के नाते भी, एक जनप्रतिनिधि के नाते भी? जी देखिए, केंद्र और राज्य सरकार की कई सारी डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम इस समय चल रही है जिसमें खाते में हितग्राहियों की राशि ट्रांसफर होती है। चूँकि मैं आदरणीय सुशील भाई साहब ने जैसा कि कहा कि कोरोना के संकट की छाया सिर्फ मध्य प्रदेश सरकार के बजट पर पड़ रही है, ऐसा नहीं है। भारत की विभिन्न राज्य सरकारों के बजट पर भी कोरोना का संकट हमको छाया हुआ देखने के लिए मिला है। लेकिन मध्य प्रदेश की सरकार ने इस कोरोना के संकट के दौरान भी बेहतरीन उपाय करके आम आदमी को, गरीब आदमी को राहत देने का काम किया। इसके कारण हम अच्छे से कह सकते हैं कि संकट से उबरने में कामयाब हुए हैं। लेकिन ये संकट अभी समाप्त नहीं हुआ है। मध्य प्रदेश को आने वाले 3 वर्षों में जो इस सरकार का टर्न बचा हुआ है, उन 3 वर्षों में कैसे आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बना, इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच है और उन्होंने सदन में महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में भी इसको व्यक्त किया है कि हम कैसे मध्य प्रदेश को आगे ले जाएंगे। आज हम खाद्यान्न के मामले में गेहूं उत्पादन में नंबर 1 पर पहुंचे हैं, दाल दलहन के उत्पादन में भारत में नंबर 2 पर पहुंचे हैं। कहीं ना कहीं वो स्कीम्स फिर से चालू हुई हैं, चाहे संबल योजना हो, चाहे छात्रवृत्ति का मामला हो, चाहे विद्यार्थियों को लैपटॉप देने का मामला हो। पिछले 15 वर्षों में मध्य प्रदेश की सरकार की पहचान जिस स्कीम्स के कारण बनी, गरीबों के बीच जिस इन स्कीमों के कारण इस सरकार ने पेड़ बनाई, हम उन स्कीमों को आने वाले बजट में भी शामिल करेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। और जहाँ तक बात है कि आम आदमी को राहत, तो ये तो हर सरकार चाहती है कि उसके बनाए बजट के कारण अर्थव्यवस्था को नुकसान भी नहीं हो और आम आदमी को महंगाई की मार नहीं पड़े। लेकिन एक आम आदमी, जो मैं मानता हूं, मैं भी चूंकि हम जनता के बीच में रहते हैं, अगर आदमी को प्रधानमंत्री आवास 2.5 लाख रुपए का मिला है, उसके घर शौचालय बना है, उसको उज्ज्वला गैस का कनेक्शन मिला है, उसको सरकार से और सारी सुविधाएं मिल रही हैं, राशन मिल रहा है, तो हम ये कह सकते हैं कि पहले से आम लोगों का जीवन बेहतर हुआ है।
इसलिए सरकार तो ये प्रयास करेगी कि आम आदमी पर कोई नया कराधान नहीं हो, चाहे कोरोना का संकट कितना भी बड़ा हो, कितना भी अर्थव्यवस्था पर भार आया हो, लेकिन वो भार आम जनता पर नहीं पड़ना चाहिए। मुझे विश्वास है कि कल माननीय वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा जी इस विषय में ध्यान रखेंगे कि इस बजट की मार आम आदमी पर नहीं पड़े। चलिए, ये एक बड़ी राहत भरी उम्मीद है कि कोई भी ऐसा टैक्सेशन नहीं सामने आ सकता है। हालांकि अभी सब उम्मीदें ही जताई जा सकती हैं, लेकिन फिर भी सत्ताधारी दल के वरिष्ठ विधायक ये बात कह रहे हैं तो एक परसेप्शन तो हमारे दिमाग में साफ आता है कि ये बजट अगर कुछ लाएगा हमारे लिए तो कुछ राहत की ही उम्मीद हम कर सकते हैं। कोई हमारे लिए मुश्किल पैदा करने वाली चीज़ इसमें हमें देखने को नहीं मिल सकती है, ऐसी उम्मीद हम लेकर चल रहे हैं। मैं सक्सेना साहब की तरफ आना चाहूँगा। जी विनय जी। देखिए, जैसा आप सबको उम्मीद है, मैं भी मध्य प्रदेश का विधायक होने के साथ साथ नागरिक भी हूँ जी। मैं भी उम्मीद करता हूँ सरकार से कि कोरोना काल में जो हालात बुरे हुए हैं, एक एक घर का बजट बिगड़ गया, पेट्रोल डीजल की कीमतें तो मार रही हैं, और साथ ही साथ रसोई गैस की कीमत जो लगातार बढ़ रही है, इसने हालात किसी भी अच्छे परिवार की हो। मैं इसमें एक दो बिंदुओं पे आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। हम निम्न आय वर्ग के लोगों के लिए योजनाएं ला रहे हैं। मध्यम वर्ग सबसे ज़्यादा टैक्स देता है, नौकरी पेशा सबसे ज़्यादा टैक्स देता है। मैं ये भी नहीं कहता जो उच्च आय वर्ग के लोग हैं, जो व्यापार करते हैं, जो बड़े बड़े धंधे करते हैं, अगर वो धंधे ना करें तो नौकरियां भी नहीं सृजित होती। बैलेंस ऐसा होना चाहिए, उच्च आय वर्ग को भी मदद मिले, उसको आगे बढ़ने के मौके मिले जिससे नौकरियां सृजित हों। उसी के साथ मध्यम वर्ग को सबसे ज़्यादा फायदा मिलना चाहिए, जिसको इसमें बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जा रहा। मध्यम वर्ग जो है वो एक तो वो परेशानी अपनी व्यक्त नहीं कर पाता, अपनी बात बोल नहीं पाता, और अभी जो सबसे बुरे हालात हैं वो मध्यम वर्ग के हैं। जो इस घर में एक व्यक्ति भी कोरोना से बीमार हुआ, सरकारें कितनी भी बड़ी बड़ी बात करे कि हमने इलाज कराया, लेकिन कुछ शहरों को छोड़ के, एक दो भोपाल, इंदौर, देवास को, पूरे मध्य प्रदेश के लोगों को अपने इलाज का पैसा अपनी जेब से लगाना पड़ा, और बहुत बुरे हालात से पिछला वर्ष निकला है। मैं तो उम्मीद करता हूं 2021 में, क्योंकि हम लोग मानते हैं कि शुभांग होता है 21 और 11, तो 2021 में तो चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी को और सत्ता पक्ष के लोगों को कि इनके दिमाग में सद्बुद्धि रहे कि कम से कम इस बार का जो बजट है वो कहीं ना कहीं आम आदमी को राहत पहुंचाने वाला हो। और अभी जो एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि जब सरकार भाजपा आई थी सत्ता में, तो एक नारा इन्होंने बड़ा अच्छा दिया था, बहुत हुई महंगाई की बार, अब की बार भाजपा सरकार। तो कम से कम उस नारे को जी कहीं ना कहीं धरती पे उतारना पड़ेगा। ये एक चुनौती शिवराज सिंह जी के लिए है, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने, लेकिन जिस ढंग से अपना अभी राज्यपाल का अभिभाषण चूंकि सरकार का होता है, तो राज्यपाल का जो अभिभाषण है उसमें कहीं भी ऐसा दिख नहीं रहा। एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, अभी उन्होंने कहा आत्मनिर्भर हम बनाएंगे मध्य प्रदेश को। व्यक्ति नवजात बच्चा पैदा होता है, जैसे वो 3 साल का होता है, जैसे धीरे धीरे अपने पांव पे खड़े हो जाता है। अब 16 साल होने को आए माननीय शिवराज सिंह जी के शासन के, तो आत्मनिर्भर बनाने से रोका किसने आपको? क्या मध्य प्रदेश ऐसे ही चल रहा है? मैं आता हूँ दूसरे चरण में इस पर कि आत्मनिर्भर बनाने के लिए क्या करना होगा, लेकिन ये करना शिवराज जी को ही नहीं होगा, कांग्रेस को भी इसमें अपना योगदान देना होगा, भले ही वो विपक्ष की भूमिका में हो। लेकिन पक्ष और विपक्ष की ये गाड़ी ही पति पत्नी की तरह लोकतंत्र के इस वाहन को सक्षमता के साथ लक्ष्य तक पहुंचाती है। तो दायित्व तो दोनों का है, और दोनों का समन्वय और दोनों का भरोसा एक दूसरे पर जितना गहरा होगा, ये उतना मजबूती से आगे बढ़ेगा। सुशील जी, ये बात बिल्कुल ठीक है कि टैक्सेशन की हम उम्मीद नहीं करेंगे, नहीं कर सकते हैं, नहीं करना चाहिए। कोरोना काल है, कठिन काल है, कुछ राहतों की बात आपने की, तो देखते हैं कि कितनी राहत होती है। लेकिन मैं एक चीज़ जो मैंने महसूस किया कि बीते एक समय ऐसा था कि जब वित्त मंत्री नाम की संस्था, मैं ये नहीं कहूँगा कि उसमें कोई कमी आई है उसकी गरिमा में, लेकिन वित्त मंत्री यानी वित्त क्षेत्र से आने वाला ही एक व्यक्ति जो है, प्रेफरेंस उसका होता था, और लंबे समय तक एक ही व्यक्ति वित्त मंत्रालय संभाले, ऐसी भी कोशिशें होती थी। कांग्रेस का रिजिम हो या बीजेपी का रिजिम हो, कर्नल अजय नारायण मुशरान, फिर उसके बाद राघव जी, केंद्र में आप चलें तो प्रणब मुखर्जी के बाद डॉक्टर मनमोहन सिंह। मध्य प्रदेश में इस बार एक बड़े शालीन राजनेता को, जो मालवा की राजनीति से आते हैं, जगदीश देवड़ा जी, मुझे माफ़ कीजिएगा, बहुत अधिक उनकी वित्तीय क्षमता के बारे में मुझे नहीं मालूम है कि उन्होंने कुछ चार्टर्ड अकाउंटेंसी या ये की है, हालांकि इसकी आवश्यकता भी नहीं है, लेकिन फिर भी एक वित्तीय टीम और वित्त मंत्री का भी सतत रूप से उसी फील्ड में बल्लेबाजी निरंतर करना, इसको माफ़ कीजिएगा अलग तरह का सवाल है, लेकिन आप इस पर कोई राय अपनी व्यक्त करना चाहें?
नहीं देखिए, वित्त मंत्री तो चेहरा होता है, लेकिन मेन जो टीम जो होती है वो बजट बनाने वाली टीम पर निर्भर करता है। और उसमें देखिए मॉनिटर अगर बहुत अच्छा हो, उसको समझ बूझो। राघव जी बहुत अच्छे वित्त मंत्री माने जाते थे। और देखिए अभी हम अगर पिछले 2-3 बजटों का आकलन करें तो एक जो सबसे बड़ी समस्या आ रही है कि जो बजट अनुमान लगाया जा रहा है वैसा जो है वास्तविकता में नहीं हो पा रही। आप जो रेवेन्यू का जो आप एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं कि अनुमान लगा, वैसी स्थिति नहीं हो रही। तो आप देखिए हर बार पुनरीक्षित हो रहा है, और ये 1-2 हज़ार करोड़ नहीं है, ये उससे ज़्यादा का जो है आपका रेवेन्यू जो है कम हो रहा है। तो ये जो सपने दिखाने के लिए आप जो बजट को बढ़ा चढ़ाकर रेवेन्यू बहुत ज़्यादा आएगा, ये जो दिखाने की जो नई प्रवृत्ति बजट बनाने वाली टीम में आई है, मुझे लगता है इस पर बहुत अंकुश लगाने की जरूरत है। जब आपका अनुमान आय का ज़्यादा होता है तो आप व्यय का अनुमान भी वैसा ही लगाते हैं। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें प्रभावित होती हैं। आप देख लीजिए 3 साल के पिछले बजट उठा के, इस बार भी जो अनुमान था, हालांकि इस बार तो कोरोना के कारण स्थिति बनी, लेकिन पिछले 2-3 सालों के आप देखिए तो पुनरीक्षित जो अनुमान आ रहे हैं वो वास्तविक जो मतलब पहले प्रारंभिक अनुमान से बहुत इतर आते हैं। ये कमी को मुझे लगता है वित्त मंत्री को पकड़ना होगा और स्ट्रिक्टली जो है इस बात को रोकना होगा। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात देखिए, जितनी भी विनय सक्सेना ने बहुत अच्छी बात की, जो आम आदमी में जो है मध्यम वर्ग सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है, और इस वक्त उसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं है। आपको अगर आपने उसकी इस वक्त था नहीं ली, उसको मदद नहीं की, तो आप मध्य प्रदेश में आप कितने भी सपने दिखा दीजिए, कितना भी विकास कर दीजिए, जब उपभोग करने वाला ही दयनीय स्थिति में होगा तो आप उपभोग कराएंगे किसे? मेरा ये मानना है कि सरकार को भले विकास की गतिविधियां थोड़ी कम कर दीजिए, थोड़ी सीमित कर दीजिए, वो आने वाले वर्षों में कर लेंगे जब आप रेवेन्यू आपके पास आना शुरू हो जाएगा। लेकिन आज की डेट में सीधी मदद की दरकार आम आदमी को है। वो आप चाहे पेट्रोल डीजल में टैक्स करके कम कर करिए, महंगाई को अंकुश पे लगा कर करिए, LPG पे कम कीजिए, तमाम चीज़ों पर आपको रोक लगानी होगी, डायरेक्ट बेनिफिट देना ही होगा आपको। बिल्कुल आपने ठीक है। 2-3 दार्शनिक बातें मन में आई हैं, कंक्लूड करते हुए कहूँगा, लेकिन फिलहाल मैं चलूँगा आशीष जी की तरफ। आशीष जी, ये एक महत्वपूर्ण बात है कि हम खर्चे में कटौती कहाँ करें। वेलफेयर स्कीम्स हैं, कल्याणवाद की राजनीति का दौर है, आप समाज के वंचित वर्ग के बजट में कटौती नहीं कर सकते। देखिए शिवराज जी ने अपनी भावना भी समय समय पर व्यक्त की है कि जिन लोगों को बरसों से जो शोषित रहे हैं, जो पिछड़े रहे हैं, जिनका अधिकार छीना गया है, यदि उन लोगों के लिए हम सरकारी खजाना खोल देते हैं तो हम कोई अपराध नहीं करते। दीनदयाल उपाध्याय जी का सपना समाज के सबसे कमजोर व्यक्ति की सेवा करना भारतीय जनता पार्टी के हर बजट का मूल मंत्र रहा है। और मैं कह सकता हूं कि आज चाहे महंगाई बढ़ रही हो, मैं इससे इनकार नहीं करता, लेकिन महंगाई के इस बढ़े हुए समय में भी सरकार 5 लाख तक का इलाज उस मध्यम वर्ग को दे रही है जिसको 1 रुपए का इलाज कभी नहीं मिलता था। प्रधानमंत्री आवास उनको दे रही है, खाद्य पर्ची बनाकर 5 किलो प्रति व्यक्ति को अनाज वहां पर मिल रहा है। आज वो किसान को किसान सम्मान निधि दे रही है, मध्य प्रदेश की सरकार 4,000 अतिरिक्त दे रही है। दीनदयाल रसोई हमने चालू की है कि वो यदि शहरों में जाता है अपने काम के लिए तो 5-10 रुपए में भरपेट भोजन कर सकता है। कहीं न कहीं अंतिम पंक्ति में खड़े उस व्यक्ति को लक्ष्य बनाकर ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार की योजनाएं बनती है। इसलिए मैं ये कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब जब रहती है तब तब इन वर्गों का कल्याण होता ही है, और इन वर्गों में संतुष्टि का भाव भी रहता है कि ये सरकार हमारी चिंता करे। कल्पना कीजिए जब रेल गाड़ियां जाती हैं तीर्थ यात्रा करने के लिए तो उसमें कोई अमीर परिवार के लोग नहीं जाते, वो बुजुर्ग माता पिता जाते हैं जिन्होंने कभी बड़े बड़े तीर्थ स्थानों का दर्शन करने का सोचा था लेकिन नहीं जा पाए। इसलिए जब गरीब के बेटा बेटी को 25,000 रुपये लैपटॉप के लिए मिलते हैं तब लगता है कि ये बजट बहुत अच्छा है, और इसी भावना के साथ मुझे लगता है कल का बजट भी आएगा। जी, और माफ़ कीजिएगा, कुछ आरोप बीच में लगे थे कि कुछ सक्षम लोग जाते भी हैं तो वो गरीब बन के जाते हैं, तो ये भी कोई बुरी बात नहीं है। सरकारें ऐसा प्रेरित करें कि धनाढ्य वर्ग भी गरीब बनने की कोशिश करे, चलिए ये एक अलग बात है। जी विनय जी। देखिए, मैं कह रहा हूँ कि एक निम्न आय वर्गीय, एक मजदूर को, गरीब को, और ख़ास तौर से बेरोज़गारों को, अभी मैंने कल विधानसभा में एक चर्चा के दौरान कहा कि जो हमारी मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, जिसका बहुत बड़ी बड़ी बातें करके घोषणाएं हुई, उनको सब्सिडी देने की बात हुई, 188 करोड़ रुपए उनके खाते में आज तक नहीं डले। मैंने कहा था माननीय मुख्यमंत्री जी, लोग सुसाइड अप करने की स्थिति में है, वो युवा जो आपके भरोसे में जिन्होंने लोन ले लिया, आज काम करने का पैसा नहीं है, उन बेरोजगारों की तरफ भी ध्यान देना पड़ेगा, रोजगार भी देने पड़ेंगे। हम सिर्फ विकास के नाम पे या सिर्फ भाषणबाजी से और घोषणाओं से काम नहीं कर सकते, हमको कहीं ना कहीं अब धरातल में उतरना पड़ेगा। 2 साल जो पिछले निकले हैं, सरकार गिरने गिराने में दोषारोपण नहीं करूंगा क्यों हुआ कैसे हुआ, लेकिन एक जिम्मेदारी जो विधायिका की, एक जिम्मेदारी जो मुख्यमंत्री की, चाहे वो कमलनाथ जी हो,
चाहे शिवराज सिंह जी हो, भाजपा हो या कांग्रेस हो, हमको ये मानना चाहिए कि 2 साल हमने इसी में निकाल दिए, कोरोना काल में और सरकार गिराने में और बनाने में। अब उसमें गलतियां किसकी भी थी ये भी विषय नहीं है आज की तारीख में, लेकिन अब जो बचा हुआ 3 साल है, क्या हम जनता के लिए कुछ कर पाएंगे? भाजपा की सरकार है, लेकिन मैं विधायक हूँ, मुझको भी लगता है कि मैं आम नागरिकों के लिए कुछ कर पाऊँ। विकास की योजनाओं की बात करें, मध्य प्रदेश में नर्मदा माँ का एक बहुत बड़ा योगदान है। एक हमारे यहाँ की जो जीवन रेखा है नर्मदा जी, उसके बारे में बड़ी बड़ी बातें हुई, जीवित इकाई घोषणा हुई, उस पर जो विकास की कॉरिडोर बनने की बात हुई, कहीं भी तो पैसा दे नहीं पा रहे हम लोग ये भी कहते हैं कि हमारे पास पैसे की कोई कमी नहीं है। 24,000 करोड़ का आप कर्ज ले चुके, 40,000 करोड़ का कर्ज आप सिंचाई योजनाओं के लिए लेने जा रहे हैं। आप देखिए जबलपुर में बरगी बांध की जो कैनाल्स है आज भी वो पूरी नहीं हो पाई। अभी थोड़ी देर पहले मैं आपकी चैनल पे देख रहा था, त्रिपाठी जी कह रहे थे कि बाण सागर और नर्मदा जी का पानी हमारे तक आना चाहिए। क्यों ये योजनाएं बंद पड़ी हुई है? मैं ये कहता हूँ, हम बहुत अच्छी बात है, कोई मुख्यमंत्री हो उसका जब भाषण होता है, घोषणाएं होती तो बड़ा अच्छा लगता है, बहुत सुकून मिलता है कि हमारा प्रदेश बहुत आगे बढ़ रहा, और वो कोई भी पार्टी का मुख्यमंत्री हो। लेकिन जब वो धरातल में नहीं उतरती हैं तो एक आम आदमी को लगता है कि हम कहीं ना कहीं छले गए। मैं उम्मीद करता हूं कि कल का बजट मध्य प्रदेश की जनता के साथ छलावा ना हो, जो कुछ हो आम जनता के हितों को ध्यान रखा जाए। खास तौर से पेट्रोल डीजल में मैं नहीं दोष देना चाहता हूं अकेले शिवराज सिंह जी को, लेकिन केंद्र सरकार का एक देश एक टैक्स का जो नारा था कि जीएसटी जब लगेगा तो सभी वस्तुओं पर लगेगा, कोई छोड़ेंगे नहीं। आज मध्य प्रदेश का इतना करोड़ों रुपए का जो पैसा जीएसटी का रोक के रखे हुए हैं केंद्र सरकार में, मैंने तो माननीय शिवराज सिंह जी से कहा था कि मेरे साथ चलिए, मैं भी साइकिल में आपके साथ भोपाल से दिल्ली यात्रा करने तैयार हूँ। लेकिन ये राशियां केंद्र सरकार को देनी चाहिए, और अगर ये नहीं देंगे, अब आप कहते हैं कि आप 15 साल के लोन ले लीजिए, पैसा हमारे ही पैसे को आपने हमको लोन देने की बात करते हो और कहते हो उसे ब्याज भी देना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं जो ढांचा है, संवैधानिक ढांचा है, जो संघीय ढांचा है, उसमें कहीं ना कहीं कानून सम्मत रूप से न्याय नहीं हो रहा है। इस पे भी चर्चा होनी चाहिए, और मैं मानता हूं कि इसके आपके जो चैनल से, नेशनल चैनल से, उस पे बात आना चाहिए कि जीएसटी पे जो उद्देश्य था, एक देश एक टैक्स, उस पे हम उसको लागू क्यों नहीं कर पाए, और उसका खामियाजा मध्य प्रदेश की जनता भुगत रही। ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। मैं एक चीज़ तो ज़रूर अप्रिशिएट करूँगा, और विनय जी आपकी और आशीष जी की भी, कि पूरी बातचीत में एक कटिंग अक्रॉस द पार्टी लाइन जिसको हम कहते हैं, दलगत राजनीति से ऊपर उठकर बात करने की एक कोशिश, जो हमारे लोकतंत्र की ताकत है। और आप अपोजिशन के विधायक हैं, इसलिए जिम्मेदारी आप पर अधिक अपेक्षा होती है कि आपका सिर्फ पार्टी लाइन की चाशनी में डूबा हुआ आपका हर जुमला ना हो। आशीष जी को भी मैंने हमेशा देखा, एक संजीदा विधायक हैं, कभी नेगेटिविटी, और यही सर लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है। सुशील जी, कम वक्त है मेरे पास, आखिर हमारे बजट जनप्रिय कैसे हों? मतलब ये बड़ा कठिन काम है सर, क्योंकि एक तो आपको मालूम है कि आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया, और पेंडेमिक एरा में तो मतलब कि इसमें तो और दोहरी मार है, करा ही करा है, चीत्कार ही क्रंदन है। फिर भी उम्मीद ये है कि इकॉनमी पटरी पर लौट रही है देश की, मध्य प्रदेश की भी लौटेगी, छत्तीसगढ़ की भी लौट रही है। किस तरह आप देखते हैं इसको, कि क्या बॉटम लाइन होनी चाहिए बजट मेकिंग को लेकर? देखिए शरद जी, पहले तो जो अभी आपकी स्क्रीन पे ही चल रहा है, इससे एक बहुत अच्छी बात है जो अभी आर्थिक सर्वेक्षण पेश हुआ है, उसमें ये बात बहुत अच्छी कि बहुत ज़्यादा हमारे रेवेन्यू में गिरावट इतने विपरीत परिस्थितियों के बाद नहीं आई है। ये एक बहुत पॉजिटिव संकेत कह सकते हैं। दूसरा ये कि मुझे लगता है कि सरकार को कोई भी नई योजना नहीं लाना चाहिए, पुरानी योजनाओं पे ही फोकस करें, और अभी जो सीधे राहत जो जनता को दी जा सकती है उस पर कहते हैं कि 1 साल का बजट है, 1 साल अगर आप जनता को राहत देंगे, चुनाव का समय भी है आने वाले, उसमें नगरीय निकाय के चुनाव भी होंगे, लेकिन जनता जब तक सीधी राहत देगी, बहुत सारे लोग बेरोजगार हुए हैं, ये अभी आंकड़ा नहीं आया है, जिस दिन ये सर्वे आ जाएगा उस दिन सरकार की आंखें खुल जाएंगी, तो उन पर फोकस करना बहुत जरूरी है। विनय सक्सेना जी की बात से सहमत हूं कि आपको सीधे बेनिफिट देना ही पड़ेगा, और वो किस तरीके से दे सकते हैं, यही तो वित्त मंत्री की कला है। यही सबसे महत्वपूर्ण बात है सर, और 2 महत्वपूर्ण बातें कह के हम इस बातचीत को विराम देंगे। मध्यम वर्ग की बात हमेशा होती है, वो उस चातक पक्षी की तरह है जो हमेशा मुंह ऊपर उठाकर सोचता है कि शायद उसके मुंह में बूंदें गिरेंगी, लेकिन वो गिरती नहीं है। जात न पूछो साधो की, ये कहा ही जाता है, और बिल्कुल सही बात है। तो मध्यम वर्ग की भी कोई जात ही नहीं है सर, शायद इसीलिए वो उपेक्षित हो जाता है, क्योंकि उससे कहा जाता है आप तो पढ़े लिखे तबके हैं साहब, या आपका तो नेशन बिल्डिंग में बड़ा योगदान है, आप कहाँ छोटी छोटी पिटी थिंग्स में उलझ गए हैं, आपको तो बड़े राष्ट्र निर्माण के
उद्देश्य के, वो बेचारा उम्मीद करता है इनकम टैक्स में बेनिफिट होगा, बच्चे की एजुकेशन फीस में रियायत होगी, लेकिन वो मन मसोम कर रह जाता है। दूसरी बड़ी बात है कि खर्चे में कटौती के लिए लाल बहादुर शास्त्री जब कहते हैं एक समय भोजन करो, आज भी साहब राजनेताओं को अपील करनी चाहिए, उनका भी परीक्षण हो जाएगा। काहे को चिंता करते हैं? क्यों लोग अकेली गाड़ियां ले लेकर, एक एक परिवार के 4-4 लोग गाड़ियां लेकर निकल पड़ते हैं साहब? क्यों लोग अभी भी बहुत ऐसी जगहों पर पैसा खर्च कर रहे हैं, सरकारी खर्च भी और निजी खर्च भी? क्यों नहीं हम मिलकर समन्वित रूप से संकट के समय ऐसी अपीलें करके भी राजनीतिक दल और राजनीतिज्ञ अपनी शक्ति का परीक्षण करें कि वो लोगों को कटौती की तरफ प्रेरित करें और जो धन आए उस धन का बेहतरी की तरफ इस्तेमाल हो। गरीब से कटौती नहीं होनी चाहिए सर, लेकिन जो मध्यम वर्ग है और जो वो वर्ग है जो हर बार ये उम्मीद करता है कि ये बजट कहीं ना कहीं तो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट लेकर आएगा, क्यों नहीं ला पाता ये मुस्कुराहट सर? ये राजनेताओं को जरा अपने से एक संवाद करते हुए ये जरूर सोचना चाहिए। बहुत धन्यवाद आशीष जी, धन्यवाद विनय जी और धन्यवाद सुशील जी। बने रहिए बंसल न्यूज पर। नमस्कार।